नमस्कार। तो शुरू करते हैं अपना थर्ड पार्ट, है ना, बायोलॉजी बीपीएससी सीरीज़ का। और हम लोग आज बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करते हैं हम लोग। ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द वेरियस सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शन, है ना। मेजर टॉपिक इंक्लूड्स सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ blood vessels and the heart. And what is the definition of blood? तो ब्लड की डेफिनेशन क्या है? तो ब्लड को डिफाइन करते हैं कि वो एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? तो कंपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा एंड वेरियस सेल्स। प्लाज्मा जो लिक्विड मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है और उसके अंदर कई सारे सेल्स हैं। प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन होता है इसका ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स तक ले जाना, ताकि उन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच पाए और वो लोग फिर इस ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके एटीपी जनरेट कर पाए। तो हम लोग बात करेंगे कि ब्लड में दो चीज़ हो गया, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स हो गया। तो ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन की बात करेंगे। तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। Blood is a liquid connective tissue composed of a matrix called plasma and various cells. ये तो बात कर ली। अब plasma is a non-living part of cell and it is making about 55 to 60% of its volume. Water content plasma में होता है 90 to 91% water होता है। 7 to 8% proteins होते हैं। जो इसमें important proteins है that is albumin, globulin and fibrinogen. And this fibrinogen इज़ एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग। ये फाइब्रिनोजन है थक्के, जो खून के थक्के जमाने में मदद करता है। अगर आपको कहीं कट गया तो खून बहता रहेगा, लेकिन हमारे बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है उसका, खून को बहने से रोकने के लिए। तो थक्के जमा देती है, खून का थक्का जम जाता है, तो उसमें फाइब्रिनोजन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। और जो ग्लोबुलिन्स हैं इनका रोल इम्यूनिटी में होता है ना। ग्लोबुलिन्स दे हैव रोल इन बॉडी इम्यूनिटी। अब जो बाकी 1% है दैट इज कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम एंड आयरन, है ना। ये सब हमारे ब्लड प्लाज्मा में होता है, ठीक। तो जनरल ब्लड फैक्ट्स की बात करते हैं, तो ब्लड वॉल्यूम की बात करते हैं। तो 70 kg के एक आदमी में 5.5 लीटर के आसपास ब्लड होता है। हाँ, मोटा मोटी हम लोग मान के चलते हैं कि 4.5 से 5 लीटर हमारे बॉडी में ब्लड होता है। रफली 7% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। पीएच लेवल क्या होता है? तो पीएच इसको मार्क करने वाली बात है कि इट इज़ 7.35 टू 7.45 या फिर 7.36 टू 7.44, जो भी एग्जाम में दे। अब हिमेटोलॉजी किसको बोलते हैं? हिमेटोलॉजी इज स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसऑर्डर। एग्जाम में पूछ सकता है कि हिमेटोलॉजी किसे बोलते हैं? तो लॉजी मीन्स स्टडी, हिमेट स्टैंड्स फॉर ब्लड। अब ब्लड को मेज़र कैसे करते हैं? तो ब्लड द्रव्य है ना, पानी, लिक्विड, तो उसका यूनिट रहता है मिलीलीटर, ठीक। ब्लड बनता कहाँ पे है? तो जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, वो जो बोन होती है, बोन के अंदर बोन मैरो होती है ना। बोन के अंदर ये बोन मैरो होती है, तो उन्हीं बोन मैरो से हमारा आरबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है, डब्ल्यूबीसी ग्लूकोसाइड्स बोलते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स ताकि प्लेटलेट, ये तीनों सेल्स हमारी बोन मैरो से बनती हैं, ठीक। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमेटोपोइसिस, है ना। पोइसिस मतलब बनना, हीमेटो मतलब ब्लड, ठीक है। लेकिन जो हम फीटस होते हैं, फीटस मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है ना, तो जो ब्लड होता है वो लीवर में बनता है। तो लीवर में हिमेटोपोइसिस का काम चलता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो लीवर और स्प्लीन भी ऐड कर दो इसमें, ठीक है। लीवर और स्प्लीन में ये बच्चों में बनता है ब्लड। जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो फिर वो हमारे बोन्स बनना शुरू हो जाता है। अब रेड ब्लड सेल की बात करते हैं।
तो रेड ब्लड सेल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड, है ना। ब्लड में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो RBCs होते हैं, मिलियंस में होते हैं, 100/100 ml, ठीक है। एंड दे आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। इनका मेन काम यही होता है कि ये मेन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में ये काम आते हैं, ठीक। तो इनका लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको आपको याद रखना है कि लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज़ अबाउट 120 डेज, ठीक। हीमोग्लोबिन 2 चीज़ से बन के बनता है, हीम और ग्लोबिन, ठीक। तो हीम जो है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है, आयरन से बनता है, ठीक, आयरन और पॉरफायरिन रिंग से। और जो ग्लोबिन है वो ऑर्गेनिक प्रोटीन होता है। तो ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। कैसे? ये कैसे कि ये हीम होता है और उसके चारों तरफ 4 ग्लोबिन से वो सराउंडेड होता है। तो यही जो ग्लोबिन होते हैं, जो प्रोटीन पार्ट होता है इसका ग्लोबुलिन, ये जो ग्लोबिन्स होते हैं ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं, एक एक में ऑक्सीजन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन कैरी करता है। अब बात की जाए एक नॉर्मल लेवल की, तो ये मेल्स में 13.5 से 14.5 के बीच में होता है ना। और फीमेल्स में 11 to 13 दे रखा है, ठीक है। लेकिन हम लोग 13 से ऊपर ही मानते हैं, 13 से नीचे बोलते हैं तो उसको एनीमिया में आता है वो, है ना। इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन कम है। अब काउंट वेरिएशंस की बात करते हैं तो इंक्रीजेस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपकी बॉडी में, आपके मसल्स में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, और उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए बॉडी को, और जो ऑक्सीजन का कैरियर होता है, कैरियर मतलब जो उसको लेके जाएगा बॉडी में बाकी सारे ऑर्गन्स की तरफ, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए RBC का काउंट बढ़ता है, आप ऑक्सीजन कर आप एक्सरसाइज करते हो तो। दूसरा, हायर एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड क्यों? क्योंकि जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, समुद्री तल से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो ऑक्सीजन का सेचुरेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हवा में कम होता है। अब जब पहाड़ों पे हवा जो मिलती है उसमें ऑक्सीजन कम होता है, तो जितना भी ऑक्सीजन मिल रहा है उसको और अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में, और अच्छे से बॉडी के अंदर अपटेक करने के लिए हमको जो ये कैरियर मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन, इसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। इसलिए हायर एल्टीट्यूड पे आपका हीमोग्लोबिन लेवल RBCs बड़ी होती हैं, ठीक है। और इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग स्लीप बिकॉज सोते वक्त हमारा बॉडी रेस्ट करता है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। अब डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि स्प्लीन में जो पुराने RBCs हैं, जब नया RBC होता है तो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो RBC का शेप होता है वो कैसा होता है, तो RBC बाई कॉनकेव शेप का होता है। कॉनकेव, बाई कॉनकेव मतलब इधर भी देखो ये कॉनकेव है, इधर भी कॉनकेव है, और इसमें जो ऐसे इसके जो जिनसे मिल के बना होता है, जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है उसका, वो इसको बहुत फ्लेक्सिबल बनाता है, तो ये बहुत लचीला होता है। तो जब ये यंग RBCs होते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, जैसे जैसे ये बूढ़े होते जाते हैं, है ना, ओल्ड RBCs, तो फ्लेक्सिबिलिटी घटती जाती है। तो उससे क्या होता है कि स्प्लीन में एक छन्नी होती है, मोटा मोटी हम लोग समझ सकते हैं कि छन्नी होती है। जब फ्लेक्सिबल होगा तो छन्नी से जो छोटे छेद होते हैं उससे ईजिली वो निकल जाएगा। लेकिन जैसे बूढ़ा होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है, वो छेद से नहीं निकल पाता है, और वहीं पे स्प्लीन में इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, और फिर फर्दर जो हीम पार्ट है, ग्लोबिन पार्ट है, वो फर्दर रिसाइकल हो जाता है, ठीक। तो इसको RBC का ग्रेव यार्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ग्रेव यार्ड ऑफ RBC इज़ स्प्लीन। ये स्ट्रक्चर की बना रखा है इन्होंने, तो हीम बना रखा है और ग्लोबिन्स बना रखे हैं, ठीक। और यहाँ पे RBC डिस्ट्रक्शन और इसके डिसऑर्डर के बारे में एक छोटा सा समझा रखा है। देखो ये स्प्लीन दिखा रखा है कि RBC का ग्रेवयार्ड होता है। अनीमिया, अनीमिया कब बोलेंगे?
जब यूजुअली 13 से कम हो जाता है ब्लड, तब अनीमिया बोलते हैं हम लोग। 13 से फीमेल में 13 और मेल में 14 से कम अगर ब्लड देखने को मिलता है, अनीमिया बोलते हैं। पॉलीसाइथेमिया को बोलेंगे जब आपका एक्सेस पॉलीसाइथेमिया कब बोलते हैं, जब आपका आरबीसी का काउंट एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं आरबीसी। तो आरबीसी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो खून मोटा हो जाता है, उससे भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अभी आगे हम लोग कवर करेंगे, तो उसको पॉलीसाइथेमिया बोला जाता है। फिर सिकल सेल एनीमिया एक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल बोले तो हसुआ ऐसे होता है ना, तो ये हसुए के शेप का होता है ना। इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और इसमें सेल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसमें भी आरबीसी और हीमोग्लोबिन का जो लेवल है हमारे ब्लड में वो कम होता है। अब आरबीसी और उसके डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो अनीमिया मतलब खून का कमी होना शरीर में, आम बोलचाल की भाषा में। तो इट इज़ अ कंडीशन वेयर हीमोग्लोबिन लेवल फॉल्स बिलो 11 to 12 मिलीग्राम पर 100 ml या फिर लिखने का इसका दूसरा तरीका है कि पर डेसीलीटर, है ना, ठीक है। लीडिंग टू लो एनर्जी एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। पॉलीसाइथेमिया इज कॉज्ड बाय एन एक्सेस इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। पॉलीसाइथेमिया में आपका आरबीसी बढ़ जाता है एंड मेकिंग ब्लड टू थिक, खून गाढ़ा हो जाता है। अब गाढ़ा होने की वजह से क्या होता है कि जो नसें होती हैं, जो रक्त की जो वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, हो जाता है। अब गाढ़ा होने की वजह से क्या होगा कि उनका जो थक्का जमने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, थक्के ज़्यादा जमने लगते हैं। तो कहीं पे भी अगर फेफड़ों में जो खून की नली है वहाँ पे थक्के जमने लग जाएंगे तो ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। और मस्तिष्क में थक्के जमेंगे तो फिर स्ट्रोक होगा, लकवा मार जाएगा। दिल में होंगे तो दिल की दौरे पड़ेंगे। तो ये सारी समस्याएं आती हैं ना, सर दर्द करता है, खुजली भी होती है और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। और किस किस चीज़ का रिस्क रहता है इसमें? हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क रहता है ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन। अब सिकल सेल एनीमिया की बात करते हैं, तो इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें सेल बिकम्स सिकल शेप्ड, ठीक है। गवर्नमेंट हैज़ अ टारगेट टू इरेडिकेट दिस डिजीज़ बाय 2047। तो ये याद रख सकते हो कि गवर्नमेंट 2047 तक सिकल सेल डिजीज़ को इरेडिकेट करने की प्लानिंग कर रही है। अब हम थैलेसीमिया की बात करते हैं, तो थैलेसीमिया इज़ ऑल्सो एन जेनेटिक डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया बोथ आर जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या होता है कि थैलेसीमिया में जो एक हीम है और 4 ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उस ग्लोबिन जो होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट होता है, इसके डेवलपमेंट और इसके बनने में समस्या होती है। तो उसकी वजह से रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। और जब नॉर्मल जो बोन मैरो होती है वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन, ख़राब हीमोग्लोबिन वाले सेल्स बनेंगे, तो जो नॉर्मली जो बोन हीमोग्लोबिन नहीं बनाती है, जब एडल्ट लाइफ होती है हमारी, तो उसमें लॉन्ग बोन्स में इरिथ्रोपोइसिस होता है, हीमोपोइसिस है ना। लॉन्ग बोन्स बोले तो पैर के बोन है ना, फीमर हो गया, हाथ में ह्यूमरस वगैरह हो गया, तो इन सेल्स में इरिथ्रोपोइसिस चलती है। अब जब थैलेसीमिया किसी पेशेंट को होता है तो तब क्या होता है कि ये इतना इनफ नहीं होता है, क्योंकि सेल का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होने लगता है। जो एडिटेड सेल्स बनेंगे तो स्प्लीन में जाएंगे तो उनका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा, ग्लोबुलिन सही से नहीं होंगे तो वो अमाउंट गिरने लगता है। तो बॉडी उन बोन्स में भी प्रोडक्शन शुरू कर देती है जिनमें यूजुअली प्रोडक्शन नहीं होता है एडल्ट लाइफ में, जो फेशियल बोन्स होते हैं। तो इसी की वजह से माल फॉर्म फेशियल बोन्स होने लग जाते हैं और ऐसे कंडीशन में फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। थैलेसीमिया में फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है माल फॉर्म फेशियल बोन की वजह से। जो कैरेक्टरिस्टिक चेहरा बच्चों में देखने को मिलता है उसको बोलते हैं चिपमंक फेसिस। तो ये आपको याद रखना है कि चिपमंक फेसिस कौन से डिजीज़ में देखने को मिलता है, तो थैलेसीमिया में, ठीक। अब हम लोग WBC की बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं। तो WBCs आर द बॉडीज़ प्राइमरी डिफेंस सिस्टम। इनका मेनली इम्यूनिटी में रोल
होता है, ठीक है। इनकी जो लाइफ स्पैन होती है 7 to 10 डेज़ होती है, और जबकि आरबीसी की 120 डेज़ हुआ करती थी। इनका जो नॉर्मल लेवल है वो आपका 4000 to 11,000 होता है पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, ठीक है। तो 4000 से 11,000 याद रखना। अब डब्ल्यूबीसी कई तरह के होते हैं, तो ब्रॉडली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ए बोले तो ए मतलब होता है एब्सेंस, और ग्रेनुलोसाइट मतलब जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, तो ग्रेन्यूल कंटेनिंग सेल। और एक ग्रेनुलोसाइट में जिसमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होंगे, नहीं होंगे, ग्रेन्यूल्स नहीं होता है। तो ग्रेनुलोसाइट 3 तरह के होते हैं हमारे पास, बेसोफिल, है ना, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल। बेसोफिल जैसा कि नाम बता रहा है कि फाइल मतलब लविंग, बेसो मतलब बेस लविंग। बेस लविंग होता है, हमारा मिथिलीन ब्लू को स्टेन करता है। तो ये सेल्स में जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये तो बेसोफिल बना रखा है, ये ग्रेन्यूल्स आपका ब्लूइश होते हैं, नीले कलर के ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे सेल में, ठीक है। तो इसलिए इनको बेसोफिल बोलते हैं। अब जो इयोसिनोफिल्स होते हैं, इयोसिन डाई जो होती है वो रेड कलर की होती है, इयोसिन डाई रेड कलर की होती है। तो ये इयोसिन को स्टेन अपटेक करते हैं, है ना। तो इसलिए ये रेडिश ग्रेन्यूल देखने को मिलते हैं हमको माइक्रोस्कोप में, ठीक है। इसलिए इनको इयोसिनोफिल बोलते हैं। और न्यूट्रोफिल्स, इसमें कोई स्टेनिंग नहीं होती है, इयोसिन और मिथिलीन ब्लू को ये लोग स्टेन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो बेसोफिल की बात करते हैं, तो बेसोफिल एक्ट एज ए अलार्म सिस्टम ऑफ द बॉडी, दे रिलीज केमिकल्स दैट ट्रिगर एलर्जिक रिएक्शन। न्यूट्रोफिल नोन एज मिलिट्री पावर ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड इट मेक्स अप टू 60 to 80% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी कंसनट्रेशन, ठीक है। तो 60 से 80 के आसपास इसका परसेंटेज होता है। इयोसिनोफिल जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शंस। इयोसिनोफिल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। तो आपको इयोसिनोफिल के बारे में याद रखना है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, और इयोसिन डाई को स्टेन करते हैं, जो कि रेड कलर की होती हैं, ठीक। अब ए ग्रेनुलोसाइट की बात करते हैं, जिनके साइटोप्लाज्म में एक ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो लिम्फोसाइट हो गया और मोनोसाइट हो गया। तो लिम्फोसाइट आर द स्मॉलेस्ट बट मोस्ट पावरफुल डब्ल्यूबीसी, अगर इम्यूनिटी की बात की जाए तो सबसे छोटे होते हैं। लिम्फोसाइट कितने तरह के होते हैं? तो मेनली 2 तरह के लिम्फोसाइट होते हैं। वी हैव बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट एंड वी हैव बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि इट आइडेंटिफाइज हार्मफुल एंटीजेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उनको अटैक करता है। और बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है कि बी लिम्फोसाइट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज़ प्रोडक्शन। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच लिम्फोसाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, देन इट इज़ अ बी लिम्फोसाइट। अब HIV वायरस क्या होता है, इट स्पेसिफिकली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज टी लिम्फोसाइट, जिसकी वजह से हमें एड्स होता है। एड्स में इम्यून हमारा कॉम्प्रोमाइज होता है। एड्स स्टैंड्स फॉर अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। ये जेनेटिक नहीं होता है, ये एक्वायर्ड होता है, मतलब जन्म के बाद हमें ये बीमारी लगती है, ठीक है। तो इसमें इम्यून का डिसफंक्शन होता है। इम्यून का डिसफंक्शन क्यों होता है? क्योंकि जो HIV वायरस है वो टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करती है। टी लिम्फोसाइट में पर्टिकुलरली बात करें तो TH, है ना, हेल्पर सेल्स, HELPER, H स्टैंड्स फॉर हेल्पर सेल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच सेल इज़ अफेक्टेड इन एड्स इन्फेक्शन, तो इट इज़ T हेल्पर सेल्स, ठीक। अब मोनोसाइट की बात करते हैं, तो इट इज़ द लार्जेस्ट WBC जो मोनोसाइट होता है, और इट इज़ हाईली एक्टिव एंड इट क्लीन्स अप द रिमेनिंग डिस्ट्रॉयड एंटीजेंस। जो भी बाहर के एंटीजेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना, उनको खाने का काम, सफाई करने का काम, जो कचरा हटाने का काम बेसिकली होता है, वो आपका मोनोसाइट्स का होता है। जो मोनोसाइट्स होते हैं ब्लड से निकल के जब टिश्यू में आते हैं तो मैक्रोफाज बन जाते हैं, और ये मैक्रोफाज का ही काम होता है कि कचरा बॉडी से, सेल के अंदर से और एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट से साफ़ करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक इंसाइट्स की बात करते हैं, तो ल्यूकीमिया मीन्स
कि इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर कैरेक्टराइज बाई एबनॉर्मल इंक्रीजिंग WBC प्रोडक्शन। ल्यूक से मतलब होता है कि वाइट, है ना, तो वाइट ब्लड सेल्स इसमें, एमिया मतलब ब्लड में ब्लड होता है, तो ब्लड में वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो गए तो ल्यूकेमिया हो गया। अब कैंसर डिटेक्शन की बात करते हैं तो फॉस्फोरस 32 इज़ एन रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट ब्लड कैंसर। तो इसको याद रख लेंगे कि कौन सा फॉस्फोरस होता है जो कि ब्लड कैंसर डिटेक्शन में हेल्प करता है, तो इट इज़ फॉस्फोरस 32। और वैक्सीन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो वैक्सीन कैसे काम करता है, तो वैक्सीन टिपिकली इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग वीकेंड और डेड सेल्स ऑफ अ वायरस टू ट्रेन T lymphocyte टू रिकॉग्नाइज एंड एक्टिवेट B lymphocyte फॉर फर्दर प्रोटेक्शन। कुछ भी हम लोग जो मरे हुए, है ना, जो इनएक्टिव बैक्टीरिया वायरस होते हैं उसको हम लोग बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं। अब T लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे तो उसको पहचानेंगे, ठीक है। अब फिर वो क्या करते हैं कि फिर B लिम्फोसाइट को सिग्नल देते हैं। अब B लिम्फोसाइट उनके हिसाब से फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती है। तो चूँकि ये इनएक्टिवेटेड होते हैं तो ये डिजीज़ कॉज नहीं करते हैं, लेकिन बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, बॉडी तैयार हो जाती है। बॉडी अब एक बार होता है ना कि आप कोई चीज़ देख लेते हो तो आपको अगली बार याद रहता है, तो मेमोरी में, इम्यून सिस्टम की मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है। तो जब अगली बार सेम चीज़ वापस आती है ना, डिजीज़ बैक्टीरिया, जो जिंदा बैक्टीरिया होता है, अगर वो वापस आएगा तो इस बार जो रिस्पॉन्स प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉडी उसको पहले जानती है। तो उस चक्कर में उसकी मदद से डिजीज़ नहीं हो पाती है, बैक्टीरिया वहीं पे लिमिट कर दिया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, अब ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। इसको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट टिपिकली अकर्स विद इन 2 to 5 मिनट ऑफ एनी इंजरी टू प्रिवेंट एक्टिव ब्लड लॉस। स्टेज 1 में क्या होता है कि स्टेज 1 ट्रिगर्स प्लेटलेट्स एंड WBCs टू रिलीज थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्टेज 1 में थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि इट रिएक्ट्स विथ प्रोथ्रोम्बिन एंड कैल्शियम टू फॉर्म थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन बना। अब थ्रोम्बिन क्या करता है कि इट रिएक्ट्स विथ फाइब्रिनोजन फाउंड इन प्लाज्मा टू क्रिएट फाइब्रिन थ्रेड। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फाइब्रिन थ्रेड, और ये फाइब्रिन थ्रेड क्या करती है कि जाली बना देती है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। अब जाली बन जाता है तो उस जाली में RBCs और WBC आके चिपक जाते हैं, फिर वो एक सॉलिड क्लॉट बना लेते हैं, थक्का बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, ठीक है। ये क्लॉटिंग में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो प्लेटलेट होता है, विटामिन K होता है, कैल्शियम होता है। तो किसी की भी डिफिशिएंसी रहती है तो क्लॉटिंग हमारी हैम्पर होती है, ठीक है। एंटी कोगुलेंट्स की बात करते हैं तो एंटी कोगुलेंट्स जो कि कोगुलेशन के एंटी है, विरुद्ध है, जो कि कोगुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, इट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारे पास हेपरिन होता है और वारफरिन होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि हेपरिन एंड वारफरिन आर एंटी कोगुलेंट्स। अब हीमोफीलिया की बात करते हैं तो हीमोफीलिया एक डिजीज़ होता है जो कि रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। रॉयल डिजीज़ क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि जो क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया, है ना, उनकी फैमिली में ये रन करता था। अब चूँकि वो क्वीन थी तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर क्या होता है कि वैसे डिसऑर्डर जो कि महिलाएं द्वारा फैलाई जाएंगी लेकिन महिलाओं को डिजीज़ नहीं होती है, ये डिजीज़ देखने को मिलते हैं मेल्स में। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो मेल्स में देखने को मिलता है। महिलाएं जो होती हैं वो कैरियर का काम करती हैं। फीमेल्स आर टिपिकली कैरियर एंड मेल्स आर मोर फ्रीक्वेंटली अफेक्टेड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि 2 अलील होते हैं किसी भी जीन के, ठीक है। 2 अलील होते हैं तो ये एक्स लिंक रिसेसिव है, तो इसमें क्या होता है कि आपके दोनों अलील डिफेक्टिव होंगे तभी आपका डिजीज़ दिखेगा। तो फीमेल है, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो फीमेल में डिजीज़ प्रोड्यूस करने के लिए इन दोनों एक्स को ख़राब होना पड़ेगा,
लेकिन मेल में डिजीज़ प्रोड्यूस करने के लिए एक ही एक्स है, अगर यही ख़राब हो जाएगा, ये जो एक्स है सिंगल एक्स होता है, तो अगर यही ख़राब होगा तो डिजीज़ ईजिली प्रोड्यूस हो जाएगी। इसलिए फीमेल में दोनों एक्स ख़राब होना ज़रूरी है, और मेल्स में जो सिंगल एक्स है वही ख़राब हो जाएगा, डिजीज़ हो जाएगी। तो इसलिए मेल में चांसेस ज़्यादा होते हैं ये डिजीज़ होने के। अब कितने तरह के हीमोफीलिया होते हैं, तो बेसिकली 3 तरह के हीमोफीलिया होते हैं, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप सी को बेसिकली वॉन विलेब्रांड डिजीज़ बोलते हैं। अब टाइप ए हीमोफीलिया में किस चीज़ की कमी होती है, तो क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी होती है। तो ए और 8 दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, तो हम लोग याद रख सकते हैं, तो ए फॉर 8, ठीक है। अब जो दूसरा टाइप बी हीमोफीलिया है जिसको क्रिसमस हीमोफीलिया बोलते हैं, इसमें फैक्टर 9 की कमी होती है। अब ए 8 हो गया तो बी तो 9 होगा ही, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हीमोफीलिया टाइप ए होता है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, हम लोग FFP देते हैं, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। हाँ, उनके ट्रीटमेंट में हम लोग देते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट में। और जो टाइप बी होता है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी होती है, कट 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 जो हीमोफीलिया ए होता है उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे, क्रायोप्रेसिपिटेट। क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है कि ये प्लाज्मा का ही फर्दर प्रोसेस करके उसको क्रायोप्रेसिपिटेट बनाया जाता है। तो क्रायोप्रेसिपिटेट में कौन से क्लॉटिंग फैक्टर देखने को मिलते हैं, तो क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड क्लॉटिंग फैक्टर 13। इसके साथ साथ वॉन विलेब्रांड फैक्टर, ये 4 चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती है किस चीज़ में, क्रायोप्रेसिपिटेट में। तो इसलिए फैक्टर 8 की कमी होती है तो हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, ठीक है। अब फैक्टर 9 की कमी होगी, हीमोफीलिया बी होगा, तो इसमें हम लोग फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा ये देते हैं इसके ट्रीटमेंट में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि क्रायोप्रेसिपिटेट को यूज़ करते हैं हीमोफीलिया 8 के लिए, और बी के लिए हम लोग FFP को यूज़ करते हैं, ठीक। अब ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर किया था 1900 में, ठीक है। एंड ही रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर द सेम, ठीक। इन्होंने बताया था कि ये जो RBCs होते हैं, RBC के ऊपर एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस मतलब प्रोटीन्स होते हैं। तो A प्रोटीन होता है, ठीक है, B प्रोटीन होता है, RH प्रोटीन हो सकता है, ठीक, और एक H प्रोटीन होता है। तो अगर A प्रोटीन प्रेजेंट होगा और B प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होगा तो A ब्लड ग्रुप बोलते हैं उसको। अगर A नहीं प्रेजेंट होगा, B प्रेजेंट होगा तो B ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर दोनों प्रेजेंट होंगे RBC पे, दोनों प्रेजेंट होंगे तो आपका AB ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर हम लोग सुनते हो ना कि A पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो ये जो पॉजिटिव है ये कब किसके रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं, तो ये RH के रेस्पेक्ट में यूज़ करते हैं। अगर RH प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होता है, अगर RH एब्सेंट है तो वो नेगेटिव होता है, ठीक। तो AB हमको क्वेश्चन क्या याद रखना है कि जो AB होता है, AB वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, ठीक। और जो O ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कि कोई A और B में से कोई प्रेजेंट नहीं होता, वो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, वो यूनिवर्सल डोनर होता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो वो O नेगेटिव इज़ यूनिवर्सल डोनर एंड AB पॉजिटिव इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक। RH फैक्टर किसने दिया था, लैंडस्टीनर एंड अलेक्जेंडर वीनर। इन्होंने मंकी में रिजर्स मंकी में देखा था कि RH फैक्टर होता है। तो ये RH फैक्टर हमारे पे भी प्रेजेंट होता है जिसमें RH
प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है, अप्रॉक्सीमेटली 85% टू 97% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। और जो नेगेटिव होते हैं जिसमें प्रेजेंट नहीं होता तो वो RH नेगेटिव पेशेंट्स होते हैं। तो ट्रांसफ्यूजन के लिए अगर एक RH पॉजिटिव RH नेगेटिव को खून नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता कि जो RH एंटीजन है ये पॉजिटिव वाले में तो प्रेजेंट है, नेगेटिव वाले में प्रेजेंट नहीं है। ये जब नेगेटिव वाले के अंदर जाएगा तो नेगेटिव वाले की बॉडी के लिए नई चीज़ होगी है। अभी जो नई चीज़ उसके लिए होगी तो बॉडी का इम्यून सिस्टम कहाँ फाइट करने लग जाएगा उससे, तो उसमें फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं दे सकता, लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को दे सकता है। तो यही बात करते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की। यही कॉन्सेप्ट इसमें भी होता है कि अगर मदर RH नेगेटिव है और बेबी RH पॉजिटिव है तो बेबी और मदर का जो ब्लड होता है वो कहाँ पे मीट करता है, प्लेसेंटा पे। प्लेसेंटा में दोनों का ब्लड मीट करता है, मदर का ब्लड और बच्चे का ब्लड दोनों सामने सामने रहता है। तो अगर बच्चे के ब्लड में पॉजिटिव है तो मदर के ब्लड में चला जाएगा RH एंटीजन। अब जब मदर के ब्लड में चला गया तो मदर के लिए तो नई चीज़ होगी वो, तो मदर की जो बॉडी है वो सेंसिटाइज हो जाएगी RH एंटीजन के प्रति। ठीक है, अब जो फिर उस प्रेगनेंसी में तो कुछ नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता है, लेकिन जब दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो बॉडी पहले से सेंसिटाइज रहती है, पहले से वो RH एंटीजन के प्रति क्या बोलते हैं, सेंसिटाइज हो चुकी है। तो जब दूसरा बच्चा अगर RH पॉजिटिव होगा तो उसमें फिर इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डेवलप होगा और बच्चा वो सेफ या वाइफ वाज बी सेफ इज एंटीबॉडी टू इम्यून डेथ ऑफ चाइल्ड। अब रेयर ब्लड की ग्रुप की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पे बताया था कि H एंटीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो ही H एंटीजन अगर होता है, नहीं होता है बहुत कुछ लोगों में, तो उसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई this individual H antigen can only receive blood from other Bombay blood group individual। मतलब ये H नेगेटिव वालों से ही ब्लड ले पाएंगे, H नेगेटिव होते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि इट एक्ट्स एज अ सेकेंडरी सर्कुलेटरी सिस्टम दैट फिल्टर्स इन्फेक्शन एंड मेंटेन्स फ्लूइड बैलेंस। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या होता है, लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ इज अ क्लियर फ्लूइड फाउंड इन बॉडी सेल्स, फाउंड बिटवीन बॉडी सेल्स एंड डिस्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड WBC। तो हमने देखा कि आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज से फिर फर्दर पतली पतली आर्टरी बनती है जिसको हम लोग आर्टीरियोल बोलते हैं। उसके बाद ये कैपिलरीज बनती है जहाँ पे हमारे बॉडी का जो ब्लड होता है उससे सब्सटेंसेस निकलते हैं, ट्रांसफ़र होता है ना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसफ़र होता है और जो सब्सटेंसेस निकलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वीनस सिस्टम बन जाता है। तो यहीं पे जो सीपेज के कारण जो फ्लूइड निकल जाता है और वापस नहीं जा पाता है, यही लिम्फ बनाता है। ठीक, और ये लिम्फ अपना एक अलग चैनल के थ्रू, लिम्फेटिक सिस्टम उनका चैनल अलग होता है, तो उसके थ्रू ये वापस से हार्ट में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लिम्फ है, लिम्फ में आपके प्लाज्मा होते हैं और WBC होते हैं, इसमें RBC और प्लेटलेट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिम्फ लैक्स RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक, अब लिम्फ नोड करते हैं। लिम्फ नोड आर देयर स्मॉल किड शेप्ड ग्लैंड्स that produce WBC and fight infection. Spleen is considered as the largest lymph node in our body। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब कंडीशन की बात करते हैं। जो एक फाइलेरिया बीमारी होती है, आपने सुना होगा फाइलेरिया और TB, इसमें मेनली आपका लिम्फ नोड पे ही लिम्फ नोड की डिजीज़ होती है। ठीक है, फाइलेरिया में क्या होता है, छोटे छोटे जो वॉर्म्स होते हैं, है ना, फाइलेरियल वॉर्म्स, ये जाके लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक करते हैं। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा तो लिम्फ
वापस जा नहीं पाएगा, तो उसकी वजह से वो क्या होता है कि वहीं पे इकट्ठा होने लगता है। अब सेल्स के बीच में लिम्फ इकट्ठा होगा, फ्लूइड बढ़ेगा, तो अब सूजन आ जाएगी, पैर मोटे हो जाते हैं, सूज जाते हैं फाइलेरियासिस में। हाथी पाँव इसको बोलते हैं, एलिफेंटियासिस को, है ना, हाथी पाँव, पैर सूज जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो चुके रहते हैं। अब ब्लड वेसल, आर्टरी और वेन की बात करते हैं। अब हम लोग ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो बेसिकली दो तरह के होते हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। द बॉडी यूजेज अ स्पेशलाइज्ड नेटवर्क ऑफ वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट ब्लड अंडर डिफरेंट प्रेशर लेवल्स। वेन्स एंड आर्टरीज। आर्टरी कैरी रिच ऑक्सीजन प्योर ब्लड। इसका एक्सेप्शन क्या है कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये CO2 कैरी करती है। बाकी सारे जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करती है। दिस नीड्स टू बी रिमेंबर्ड, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब डायरेक्शन, जो आर्टरीज होती हैं ये जो ब्लड होता है हार्ट से बॉडी की तरफ ले जाते हैं, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ को ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है। जो वेन्स होती हैं वो पूरे बॉडी से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट में डालती हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस होता है आर्टरीज और वेन्स का। बाकी उनके स्ट्रक्चर, वॉल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स, और ये हाई प्रेशर को सस्टेन करते हैं, क्योंकि जब हार्ट से ब्लड पंप होगा बॉडी की तरफ तो उसमें प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आर्टरीज की वॉल्स थिक और इलास्टिक होंगी, तभी उसी प्रेशर को झेल पाएंगे। कलर क्या होता है? ऑक्सीजन रिच होता है, इसकी वजह से रेड और पिंक इन अपीयरेंस होता है जो ब्लड होता है। बाकी जो वेन्स का ब्लड होता है थोड़ा डार्क होता है, पर्पल ब्लू कलर का होता है, ठीक है। वॉल्व्स की बात करते हैं तो आर्टरीज में प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, लेकिन वेन्स में क्या होता है कि अब जब पैर का जो ब्लड है, अब उस वेन्स को पैर से ब्लड लेके हार्ट की तरफ आना है, तो अगेंस्ट द प्रेशर काम कर रहा है। अब अगेंस्ट द प्रेशर काम कर रहा है तो जो वेन्स में स्पेशलाइज्ड वॉल्व्स होते हैं, तो ब्लड का कॉलम कुछ ऊपर गया, फिर वॉल्व्स ने उनको रोक दिया, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल जो फ्लो होता है ब्लड का वो एक डायरेक्शन में तो चला जाएगा, लेकिन जब वापस आएगा तो जैसे वॉल गिर जाएंगी, बंद हो जाएंगे, तो वापस नहीं जा पाएगा, ठीक है। इसलिए वॉल की मदद से यूनिडायरेक्शनल फ्लो बना रहता है, ब्लड आगे को बढ़ता रहता है। तो वेन्स में ये वॉल्व प्रेजेंट होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो पाए, ठीक। अब ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं तो एनाटॉमी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं। तो हार्ट इज़ अ वाइटल ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। ये स्ट्राइटेड होता है और ब्रांच्ड होता है ना, स्ट्राइटेड एंड ब्रांच्ड, ठीक। इट वेइज अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 ग्राम वजन होता है हार्ट का। कवर्ड बाई ए डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो हमारा हार्ट होता है ना, 4 चैम्बर होते हैं उसके चारों तरफ एक लेयर होती है ना, पेरिकार्डियम बोलते हैं। एक जो पहली परत होती है वो हार्ट से चिपकी होती है, और जो दूसरी परत होती है वो उसको पेराइटल बोलते हैं। जो अंदर वाली लेयर होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंदर वाली है इसको विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, ठीक। अब 4 चैम्बर्स होते हैं। अपर वाले जो 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोलते हैं, है ना। जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको एट्रिया बोला जाता है, और जो नीचे वाले 2 चैम्बर होते हैं उनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। 4 वॉल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी एंड आर्टिक वॉल्व। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से कहाँ जाता है? तो ऐसे नोड में जनरेट होता है, इसलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं, ठीक। और ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ जाता है इम्पल्स, एवी नोड से परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर से कार्डियक मसल को सिग्नल ट्रांसफ़र होता है। अब हार्ट के फंक्शन और प्रेशर की बात करते हैं तो हार्ट फंक्शंस एज अ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, बिकॉज उसमें ब्लड आता भी है और ब्लड जाता भी है। ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होता है? तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रीडिंग्स होती हैं। जो सिस्टोलिक रीडिंग है वो आपकी 100 से लेके, है ना,
130 तक नॉर्मल होती है। जो डायस्टोलिक रीडिंग होती है आपकी, वो आपकी 60 से लेके 85 तक होती है, ठीक है। 30 to 140 आपका क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन में आता है, और 85 से 90 बॉर्डर लाइन में आता है। 90 के ऊपर आपका हाइपरटेंशन हो जाता है, और 140 के ऊपर आपका हाइपरटेंशन आता है। तो 140 और 190 का बीपी जो होता है वो हाइपरटेंशन होता है, ठीक। जो हार्ट का साउंड होता है लब डब और लब डब होता है, नॉर्मल साउंड होता है। अगर मरमर कहीं सुनाई दे रहा है तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल, उसके मतलब कोई हार्ट में डिजीज़ है, कोई हार्ट में इशू है। जो पहला पेस मेकर था, इस चीज़ को आप लोग याद रख लेना, जो आर्टिफिशियल पेस मेकर था इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय विल्सन ग्रेडबैक, है ना। ऐसे नोड के फेलियर के लिए, एक पेशेंट को ऐसे नोड फेलियर था, उसमें विल्सन ग्रेडबैक ने ऐसे पेस मेकर इंट्रोड्यूस किया था। अब डायग्नोस्टिक और सर्जिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन यूजेस सेवरल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कार्डियोवैस्कुलर ब्लॉकेज। अब हार्ट में ब्लॉकेज है किस, कोई जो कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट में ब्लॉकेज, जो हार्ट में जो आर्टरियल सप्लाई होती है हार्ट की, जो कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो कोरोनरी सर्कुलेशन होता है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं। तो एंजियोग्राफी मतलब क्या होता है, एंजियोग्राफी मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट है, इसमें एक कैथेटर डालते हैं, पतली सी तार डालते हैं देखने के लिए कि ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है। उस तार में छोटा सा दूरबीन होता है, तो देखते हुए चलता है कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ क्या क्या चीज़ है। अगर कहीं ब्लॉकेज होता है फिर हम लोग वहाँ पे एंजियोप्लास्टी करते हैं, वहाँ पे एक छल्ला डालते हैं ना, स्टेंट होता है। तो वो स्टेंट क्या करता है, जहाँ पे ब्लॉकेज होता है वहाँ जाके फैल जाता है, उस ब्लॉकेज को दूर कर देता है, तो उस चीज़ को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। और एक बाईपास सर्जरी होता है, इसमें क्या होता है कि जब ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा होता है, ये स्टेंट डालने से काम नहीं चलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ब्लॉकेज को ही बाईपास कर जाते हैं। मतलब एक नया एक ग्राफ्ट लगाते हैं, वेसल लगाते हैं कहीं से लेके बॉडी में, तो जहाँ मान लो ए से बी पॉइंट के बीच में ब्लॉकेज है ना, तो एक नया वेसल जोड़ देंगे ए से बी के बीच में, जो कि पूरा ब्लड ए से बी तक दूसरे वेसल से चला जाएगा, तो इससे सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा। तो इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। जो नॉर्मली इसमें वेसल यूज़ करते हैं, रेडियल आर्टरी हाथ की यूज़ करते हैं, और सेफनेस वेन पैर में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बाईपास में कौन सी वेन्स और आर्टरी यूज़ होती हैं, तो सेफनेस वेन एंड रेडियल आर्टरी। अब फर्स्ट ह्यूमन ट्रांसप्लांट किसने किया था, क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में सबसे पहले किसने किया था, तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने एम्स दिल्ली में किया था। अब जो मेजर कंडीशंस होती हैं हार्ट की, क्या क्या होती हैं, एक हार्ट अटैक होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉकेज होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं ऐसे ब्लॉक हो गई, तो खून जा नहीं पाएगा, तो अचानक से दिल में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खून जाता नहीं है, और जो कार्डियक मसल है, कार्डियक टिश्यू है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो अचानक से उसमें फिर पेन होने लगता है, तो उसी को हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर मतलब कि जितनी बॉडी को आवश्यकता है ब्लड पंप की, ब्लड की, ऑक्सीजन की, वो उतना हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है, या तो हार्ट बहुत छोटा हो गया है, या हार्ट बहुत फैल गया है, उतनी ताकत से ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वो पूरी नहीं होती है, तो वो हार्ट फेलियर बोलते हैं उसको। और ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, जो बच्चों में क्या होता है कि एक फोरामिन ओवेल होता है, जो कि समय के साथ बंद होना चाहिए, बंद नहीं होगा तो उससे क्या होगा, एक तरफ इम्प्योर ब्लड आता है, एक तरफ प्योर ब्लड आता है, तो हार्ट में दोनों की मिक्सिंग होने लगती है। अब जब मिक्स हो जाएंगे तो उससे जो अब जो टिश्यूज़ को प्योर ब्लड जाने की बजाय इम्प्योर ब्लड चलाता है, मिक्स ब्लड जाता है। तो मिक्स ब्लड जाएगा तो उस ब्लड का कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत ब्लूइश कलर का हो जाएगा, इसलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रेट लेवल, ब्लू बेबी सिंड्रोम में पानी में नाइट्रेट लेवल बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ब्लू कलर किसकी वजह से होता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब CO2 ज़्यादा है, ठीक। और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से होता है, तो वो आपका होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो
ठीक है। और CO2 ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब एक ये छोटा सा एक देखने की चीज़ है कि फादर और मदर, फादर A है, मदर B पॉजिटिव है, तो बच्चा कैसे हो सकता है? तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है, O भी हो सकता है। अगर दोनों A है तो बच्चा या तो A होगा या फिर O होगा, ठीक। या फिर मदर A है, फादर O है, तो बच्चा A और O हो सकता है। अब RH इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो RH फैक्टर फॉलोज स्टैंडर्ड मेंडेलियन इनहेरिटेंस, और RH जो होता है वो डोमिनेंट होता है। तो डोमिनेंट जीन मतलब कि मैंने आपको बताया था कि एक जीन के 2 अलील होते हैं, अगर एक भी अलील आपका RH शो कर रहा होगा, जो फीचर होगा वो एक्सप्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये डोमिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और रिसेसिव में क्या होता है कि दोनों को जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो रिसेसिव का एक्सप्रेशन होता है। डोमिनेंट में क्या होगा कि एक भी अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका एक्सप्रेस्ड मिलेगा, मतलब RH पॉजिटिव आपकी RBCs होंगी। तो ये RH जो होता है वो डोमिनेंट मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक। है। अब ब्लड बैंक की बात करते हैं और ब्लड के स्टोरेज की बात करते हैं। तो जो ब्लड स्टोर होता है, तो जो थैला होता है, जो खून चढ़ता है, वो आपका 400 ml का होता है, अराउंड 400 ml। 400 ml में आपका 350 ml ब्लड होता है ना। पैक्ड RBCs होते हैं, PRBC। और जो बाकी बचा हुआ 50 ml है, उसमें आपका 49 ml एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, है ना। एंटी क्लॉटिंग प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स। और 1 ml आपका एयर होता है, ठीक है। जो क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होता है? सोडियम सिट्रेट होता है, पोटेशियम सिट्रेट होता है, ठीक। ये आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो जो ब्लड को स्टोर करने की बात कर रहे हैं, तो जो होल ब्लड और RBCs हैं, इनको 4 to 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करते हैं। और ये कब तक स्टोर किए जा सकते हैं? तो 5 से 6 हफ्ते, 5 to 6 वीक्स, 35 से 42 दिन। जो प्लाज्मा है इसको जमा के स्टोर किया जाता है, फ्रोज़न फॉर्म में स्टोर किया जाता है -18 -20 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको अप टू 1 ईयर तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं इसको रूम टेम्परेचर पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है। तो ये बस 5 दिन के लिए ही स्टोर होता है, 5 days, ठीक है। और जो क्रायो प्रिजर्वेशन होता है इसमें -100 to -150 पे स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी सालों तक स्टोरेज होता है इसमें, ठीक है। अब ब्लड बैग टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो जो बैग होता है, जो ब्लड का बैग होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लैमिनेटेड पॉलिएस्टर या फिर PVC। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, PVC आपको ध्यान में रखना है। अब जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो आपका 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। 60 से कम हो जाएगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। और 100 से ज़्यादा हो जाएगा तो टैकीकार्डिया, टैकी मतलब ज़्यादा, TACHY, टैकीकार्डिया, ठीक। लेकिन बच्चों में वो यूजुअली 100 से ज़्यादा ही होता है। न्यू बॉर्न्स में आपका 120 to 160 तक हार्ट रेट होता है नए जन्मे बच्चों में, न्यू बॉर्न्स में, ठीक। जो पोटेशियम है, अब इसकी बात करते हैं। जो पोटेशियम आयन है इट कंट्रोल्स हार्ट रिदम। जो सोडियम आयन है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। अगर सोडियम बॉडी में ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा खाते होगे तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ आएगा, ठीक। और जो मेडुला ऑब्लांगाटा है, ब्रेन में होता है, मेडुला में, तो ये आपका हार्ट बीट कंट्रोल करता है, ठीक। आर्टिफिशियल ब्लड की बात करते हैं। तो जो परफ्लोरोकार्बन्स होते हैं और पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन्स, अब साइंटिस्ट ने इनको डेवलप किया गया है। अगर किसी को खून की ज़रूरत होगी तो इनको यूज़ किया जा सकता है एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। तो आर्टिफिशियल ब्लड में परफ्लोरोकार्बन और पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन्स का यूज़ होता है। अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, ठीक। तो रेस्पिरेशन इज़ अ वाइटल प्रोसेस, ठीक, ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इज़ अ फिजिकल प्रोसेस, मतलब सांस अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सिंपल ब्रीदिंग। अब इनहेलेशन से क्या होता है कि हम जब
अंदर लेते हैं, हवा भरते हैं, छाती फुलाते हैं, तो लंग एक्सपेंड होता है, लंग का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है। तो जैसे ही प्रेशर फॉल करता है तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आती है, ठीक। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, मतलब इसमें एनर्जी खर्च होता है ना, इस प्रोसेस में एनर्जी खर्च होता है। अब एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो इनिशियल पॉइंट ऑफ एंट्री होता है हवा का, वो होता है नोज़, जिसको हिंदी में नासिका बोलते हैं, ठीक। इट कंटेन्स 2 ओपनिंग्स, जिसको नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, 2 छेद होते हैं नाक में, ठीक। तो नाक कैसे बना होता है, जो आगे का पोर्शन होता है कार्टिलेज का होता है, और जो पीछे का होता है जो ज़्यादा सख्त होता है वो हड्डी का होता है। तो कार्टिलेज और बोन दोनों से मिलके बना है, तो ये आपको याद रखना है कि इज़ मेड अप ऑफ बोथ बोन एंड कार्टिलेज। अब फेरिंग्स की बात करते हैं, तो फेरिंग्स को हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। इट इज़ नॉट ए प्राइमरी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बट एक्ट एज ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, है ना। जो नाक अंदर जहाँ ख़त्म होती है तो वो उस इलाके के अंदर को फेरिंग्स बोलते हैं, और फेरिंग्स के बाद ये ट्रैकिया शुरू होता है, जिसको विंड पाइप बोलते हैं। तो इसमें सी शेप्ड के हाइलिन कार्टिलेजेस होते हैं, है ना, ऐसा सी शेप्ड, ये ऐसे फील करेंगे तो आपको फील होगा आगे ये सख्त कार्टिलेजेस होंगे, तो जो कि उसको ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकते हैं। ट्रैकिया फिर फर्दर आगे जाके 2 ब्रोंकस में डिवाइड करता है ना, राइट और लेफ्ट साइड में डिवीजन होता है ट्रैकिया का, ठीक है। तो राइट साइड में आपके 3 ब्रोंकस और लेफ्ट में 2 ब्रोंकस बनाता है, ठीक। और ब्रोंकस फिर आगे जाके ब्रोंक्यूल्स में डिवीजन हो जाता है, ठीक है। फिर जो लास्ट में चल के जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद फिर हमारा एल्वियोलाई आता है। एल्वियोलाई को वायु कोश भी बोलते हैं। इट इज़ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग, तो आप बताओगे एल्वियोलाई, ठीक है। मिलियंस। अब जो लंग्स होते हैं हमारे, राइट लंग इज़ ब्रॉडर एंड हैवियर व्हाइल लेफ्ट लंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर टू अकोमोडेट कार्डियक नॉच। राइट वाला जो लंग होता है हमारा बड़ा होता है, लेफ्ट वाले में क्या होता है कि यहाँ पे हार्ट आता है, तो हार्ट को अकोमोडेट करने के लिए एक लंग में की तरफ नॉच होती है, ताकि लंग इतना ही यहीं तक होता है, यहाँ पे हार्ट बैठा हुआ होता है, इसलिए लेफ्ट वाला लंग हमारा थोड़ा छोटा होता है। तो जैसे कि हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग थी जिसको पेरिकार्डियम बोल रहे थे, 2 लेयर थे उसके, ऐसी जो लंग की चारों तरफ कवरिंग होती है उसको हम लोग प्लूरा बोलते हैं, ठीक। और डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है प्लूरा। वैसे ही जैसे उसमें पेराइटल और विसरल होता है, ये भी विसरल VISCERAL विसरल और पेराइटल प्लूरा होते हैं, ठीक। एनाटॉमी देखो, नोज़, फिर नॉस्ट्रिल, नोज़ में होता है, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका फिर ट्रेकिया, ये ट्रेकिया आपकी 2 ब्रोंकस में डिवाइड होगी, ठीक। उसके बाद फिर ब्रोंक्यूल्स, मतलब ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आते हैं, टर्मिनल, फिर रेस्पिरेटरी, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आपके आते हैं एल्वियोलाई। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इनहेल करते हैं तो एयर अंदर की तरफ आता है और इंटरनल प्रेशर मैंने बताया था कम हो जाता है, तो 1 से 3 मरकरी आपका प्रेशर फॉल करता है। और एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हम लोग लंग का वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है ना, लंग का वॉल्यूम डिक्रीज़ होकर प्रेशर बढ़ता है तो बाहर की तरफ हवा निकलती है। इनहेल लेयर में 21% ऑक्सीजन होता है, और एक्सहेल्ड में जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें 17% ऑक्सीजन होता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि जो इनहेल्ड एयर होता है उसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। डायफ्राम, डायफ्राम इज़ अ डोम शेप्ड मसल। डायफ्राम का शेप पूछेंगे तो इट इज़ डोम शेप्ड मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट एंड एब्डोमेन, है ना। ये ऐसे इंसान है, ये भुजाएं हैं इसकी ना, ठीक, नाभि है, ये छाती, तो डायफ्राम यहीं होता है। ये पेट की एब्डोमेन और छाती को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक। तो ये आपका डायफ्राम हो गया। ये बहुत पावरफुल मसल होती है जो कि मेन ब्रीदिंग मसल होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं, तो जो सेलुलर सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन होता है, इट इज़ अ इंटरनल प्रोसेस।
उसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, और ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर आपका एटीपी बनता है। ठीक, तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है कहाँ पे होता है, तो इट टेक्स प्लेस इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये याद रखने वाली बात है कि जो सेल रेस्पिरेशन होता है ये प्लाज्मा और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कुछ स्टेप आपके साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब आता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एनाएरोबिक मतलब कि अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये केवल और केवल साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, और इसमें आपका लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली है कि इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड एंड इट अकर्स ओनली इन साइटोप्लाज्म। तो फिर से एक बार देखेंगे, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो दोनों में टेक प्लेस करता है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो वो केवल साइटोप्लाज्म में होता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, तो ग्लाइको स्टैंड फॉर ग्लूकोज एंड लिसिस स्टैंड फॉर ब्रेकडाउन। तो जो ग्लाइकोज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दोनों एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेज है उसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, इट अकर्स स्ट्रिक्टली इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो शुरुआती हमारा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज इज पार्शली ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक, ये ग्लूकोज हो गया। ग्लाइकोलाइसिस के लास्ट में किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड। ठीक, जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका जो दूसरा नाम है ये पूछा जा सकता है, तो ईएमपी पाथवे बोलते हैं, एम्बेडन, मेयरॉफ एंड पारनाज। ये जो साइंटिस्ट हैं डिस्कवरर्स थे इस पाथवे के, उनके नाम पे रखा गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या होता है, तो ईएमपी पाथवे। अब एनर्जी प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इट टेक्स, है ना, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होता है कि बॉडी जो पायरुविक एसिड है, अब पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक, अब हम लोग क्रेब्स साइकिल की बात करते हैं। फॉलोइंग ग्लाइकोलाइसिस द बॉडी एंटर्स द सेकेंड मेजर स्टेज ऑफ एनर्जी क्रेब्स साइकिल, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। ये बस एरोबिक रेस्पिरेशन में ही होता है। एनाएरोबिक में आपका जो पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड अगर ऑक्सीजन होगा तो वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और क्रेब्स साइकिल शुरू कर देगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो पायरुविक एसिड से फिर हमारा लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक, जो क्रेब्स साइकिल है ना, क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। तो इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना है। एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ 36 ATP। ये भी आपको याद रखना है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 ATP बनते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है इसमें आपका 2 ATP बन रहे थे, और जो क्रेब्स साइकिल है इसमें आपका 36 ATP बन रहे थे। तो टोटल कितने ATP बन गए, 38 ATP बन गए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। लेकिन ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। अब कंपेरेटिव रेस्पिरेशन है आपका लिविंग बींग्स में। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक, वो लंग्स से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग होता है। जैसे हम लोग हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मगरमच्छ, सांप वगैरह, बर्ड्स हो गए। जो एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉक्स वगैरह, जो कि ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं, तो लंग्स से भी करते हैं, स्किन से भी करते हैं, गिल से भी करते हैं। ठीक, जो फिशेस होती हैं जो पानी में रहती हैं, वो उनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो गिल्स होता है, और वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेती हैं। डॉल्फिन और वेल्स 2 ऐसी फिशेज हैं जो, तो वो ऐसे, जो एक्चुअल में वो मैमल्स हैं, है ना, दे आर मैमल्स नॉट फिश। मैमल्स क्योंकि उनके पास
मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है, दूध बनाने वाले ग्रंथियाँ प्रेजेंट हैं, उनके जो बच्चे हैं वो दूध फीड करते हैं। तो वो ब्लो होल्स नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो भी इसलिए पानी की सतह पे कुछ देर बाद उनको आना अनिवार्य होता है सांस लेने के लिए, डॉल्फिन्स और वेल्स को। बाकी मछलियाँ जो होती हैं वो आपका गिल से सांस लेती हैं। जो अर्थवर्म होता है वो स्किन से गैसेस एक्सचेंज करता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैकिया से। ठीक, अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं। ठीक है, अलग अलग वॉल्यूम्स डिफाइन किए गए हैं हमारे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी में। ठीक, जो टाइडल वॉल्यूम होता है, टाइडल वॉल्यूम इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर मूव्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। जो नॉर्मल हम लोग बैठे हुए सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हाँ, तो ये आपका लगभग 350 से 500 ml के अराउंड हम लोग सांस लेते सांस छोड़ते हैं। ठीक, इसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। एक होता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब आपने पूरा सांस अंदर सांस भर ली पूरी, तो इसका आपको क्या होगा कि आपका पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जितना फूल सकता है उतना लंग्स फूल जाएंगे। उसके बाद जितना ज़ोर से आप छोड़ेंगे, जितना सांस बाहर निकाल सकते हैं, तो इस पूरा अंदर सांस लेने से लेके जितना आपने टोटल सांस निकाला वो आपकी वाइटल कैपेसिटी बताती है। मैक्सिमम एयर ए पर्सन कैन एक्सेल आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, इट इज़ वाइटल कैपेसिटी। वो 4800 ml के पास होता है। फिर एक टोटल लंग कैपेसिटी होती है। हम लोग क्या करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं ज़ोर से छोड़ेंगे, उसके बाद भी कुछ हवा फेफड़ों में बची रह जाती है, जिसको कि रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो उस रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देंगे वाइटल कैपेसिटी में, तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है। ठीक, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, ये हमारा टोटल लंग कैपेसिटी देता है। तो इस चीज़ को याद रखना है। ठीक, रेट क्या होता है, तो एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट में 16 to 80 बीट्स 80 रेस्पिरेशंस पर मिनट होता है। अब ऑक्यूपेशनल एंड इन्वायरमेंटल रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करते हैं। तो एक्सपोजर टू स्पेसिफिक पॉल्यूटेंट कैन लीड टू क्रोनिक लंग डिजीज़। अब किस किस चीज़ के एक्सपोजर से क्या क्या फेफड़े की बीमारियाँ होती हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया वगैरह ये सब, तो हम लोग को निमोनिया हो जाता है। अब एम्फाइसीमा क्या होता है कि इस एम्फाइसीमा में क्या होता है, जो एल्वेलाई होते हैं, है ना, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो मैंने बताया था, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स फिर बाद में चल के एल्वेलाई बना देते हैं। तो एल्वेलाई में डैमेज हो जाता है स्मोकिंग वगैरह करने की वजह से। ठीक है, उसकी वजह से हमारे एम्फाइसीमा हो जाता है। सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है, ग्लास इंडस्ट्री में सिलिका डस्ट SiO2। एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टोस की वजह से होता है। बिसिनोसिस ब्राउन लंग डिजीज़ एक कॉटन डस्ट की वजह से होता है। तो आपको ये याद रखना है, बिसिनोसिस इज ड्यू टू कॉटन डस्ट, है ना। रुई की खेती होती है, जो टेक्सटाइल वर्कर्स होते हैं उनको बिसिनोसिस हो जाता है। ठीक, एक और वर्ड है, इसको भी आपको याद रखना है, बेगासोसिस। ये आपका किसकी वजह से होता है, तो शुगर केन की वजह से होता है। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसके स्ट्रक्चर और एनाटॉमी की बात करते हैं। द नर्वस सिस्टम एस्टैब्लिशेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू आउट द बॉडी यूजिंग न्यूरॉन्स। तो मेनली सिस्टमिक क्लासिफिकेशन इनका दो मेनली ब्रॉड टर्म में किया जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स आती हैं जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे बॉडी में जाती है। ठीक, फिर एक हमारा टर्म आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में रहती है या फिर स्ट्रेस में रहती है, तो अपने आप जो ऑटोनॉमिकली बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट होते हैं। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में फर्दर डिवाइड किए जाते हैं। ठीक, एनाटॉमी ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का वजन कितना होता है, 1300 से 1400 ग्राम होता है मोटा मोटी। ठीक, इसको प्रोटेक्शन के लिए 3 मेम्ब्रेन्स में इनको कवर करते हैं, जिसको कि मेनिंजेस बोलते हैं। तो ड्यूरा मैटर, एरेकेनॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ठीक, तो सबसे अंदर आपका पाया मैटर होता है, फिर एरेकेनॉइड, और फिर सबसे बाहर क्या होता है आपका ड्यूरा मैटर होता है। सबसे अंदर क्या हो गया, पाया, फिर एरेकेनॉइड,
सबसे बाहर ड्यूरा मैटर, और इसके अंदर फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो कि कुशनिंग प्रोवाइड करता है। अब ब्रेन को फर्दर डिवाइड करते हैं किस किस पार्ट्स में, तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपका सेरिबेलम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आता है। हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ठीक, CMP, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये हाइंड ब्रेन में आते हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं वो मिड ब्रेन में आती हैं। और फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन क्या क्या होता है, तो फोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ सेरेब्रम होता है उसमें। सेरेब्रम क्या करता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, इनोवेशन, रीजनिंग एंड ड्रीमिंग। जो भी हम लोग सोच के काम करते हैं, हमारी याददाश्त होती है, हम कुछ नए सोचते हैं, कुछ चीज़ रिपीट हैं, कुछ चीज़ सपना देखते हैं, तो ये सारा सेरेब्रम में होता है। ठीक, सेरेब्रम में 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। फ्रंटल आगे की तरफ होता है जो कि मेनली हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। पैराइटल जो होता है आपका स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टेम्पोरल जो होता है आपका हियरिंग और टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ऑक्सीपिटल पीछे होता है वो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसको एक बार याद रखना है आपको, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। थैलेमस होता है, थैलेमस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग एक्स्ट्रा टेम्परेचर, टच और प्रेशर के लिए, ठीक है, थैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं, इट इज़ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज़ करती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। तो ये मास्टर का भी मास्टर है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। और जो हाइपोथैलेमस है वो टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, इमोशनल स्टेट जैसे लव और हेट, इसको कंट्रोल करता है, इमोशनल स्टेट को कंट्रोल करता है, और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, हाइपोथैलेमस को, ठीक है। जो है उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये। हम लोग बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ब्रेन रीजन फॉर देयर रोल्स। तो हाइपोथैलेमस मैंने बता दिया कि हंगर, थर्स्ट, लव एंड हेट, है ना, सेक्सुअल डिज़ायर, वाटर बैलेंस, ये सारा हमारा हाइपोथैलेमस रेगुलेट करती है। तो क्वेश्चन आपका लिबिडो पूछ सकते हैं, लव एंड हेट पूछ सकते हैं, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम हिप्पोकैम्पस और अमिगडाला से बनता है, ठीक। तो हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। कौन? हिप्पोकैम्पस। तो ये आपको याद रखना है कि हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। फिर आता है अमिगडाला। अमिगडाला आलमंड शेप स्ट्रक्चर है, और फियर और एग्रेशन इसको मेनली मेंटेन करता है, ठीक। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन में हमने सेरिबेलम देखा था। सेरिबेलम मतलब बैलेंसिंग, ठीक, सेरिबेलम मतलब बैलेंसिंग, ये याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद मेडुला की बात करते हैं। तो मेडुला जो इन्वॉलंटरी एक्शन होता है, जैसे हार्ट बीट को रेगुलेट करना, लंग्स को, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, डाइजेशन को कंट्रोल करना, तो ये मेडुला का काम होता है। तो मेडुला का हार्ट बीट, लंग फंक्शन और डाइजेशन का काम होता है। और जो पॉन्स होते हैं ये स्लीप साइकिल और फेशियल एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अगर दिक्कत होती है तो अल्जाइमर्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें आदमी भूलने लगता है कहीं पे भी, हाँ, है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है उसकी अल्जाइमर्स में। अब स्पाइनल कॉर्ड और उसके रिफ्लेक्सेस की बात करते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से अराइज निकलता है, और जो यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है उसके थ्रू पास करता है, ठीक, और नीचे तक जाता है, सेक्रम तक। स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए क्या जरूरत है, CSF जो होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ CSF रन करता है, वही CSF जो ब्रेन में रन कर रहा था। तो स्पाइनल कॉर्ड कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो CSF काम क्या होता है, एक तो प्रोटेक्शन होता है, दूसरा नरिशमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि CSF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन एज वेल एज नरिशमेंट, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन, दे आर सडन इनवॉल्ट्री रिस्पॉन्सेज। जैसे आपका हाथ
किसी गर्म सतह पे किसी गर्म चीज़ को छूता है तुरंत आप हटा लेते हो, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। तो रिफ्लेक्स एक्शन किस लेवल पे डील करते हैं? तो स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डील होता है। रिफ्लेक्स एक्शन आपका स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे डील किया जाता है। पेरिफेरल और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें 12 क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व हो गया स्मेल के लिए, ऑप्टिक नर्व हो गया विजन के लिए, हियरिंग के लिए ऑडिटरी नर्व हो गया, और जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं वो आपके 31 पेयर होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि क्रेनियल नर्व्स है 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मैंने आपको पहले ही बताया था, सिंपैथेटिक होता है और पैरासिम्पैथेटिक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक होता है जब आदमी बॉडी स्ट्रेस में होती है ना, सिंपैथेटिक स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस। तो एस इसमें भी है इसमें भी है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो स्ट्रेस में होगा, है ना। तो बॉडी स्ट्रेस में कब होती है? जब जैसे किसी जानवर को आपने देख लिया, हाँ, तो आप स्ट्रेस में पड़ जाते हो। तो उस समय या तो भागोगे या तो लड़ोगे। तो दोनों चीज़ के लिए क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होती है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, फिजिकल रिएक्शंस जैसे गूज बम्स आ जाते हैं, ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक का कब होता है? जब बॉडी काम स्टेट में होता है। तो इससे हार्ट रेट कम होता है, रेस्पिरेटरी रेट कम होता है और डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बढ़ जाता है पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें कम होती है, डाइजेशन पैरासिम्पैथेटिक में बढ़ जाती हैं। जो मेजर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसको देखते हैं। जो मेजर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है जैसे एपिलेप्सी, मिर्गी बोलते हैं, ठीक। फिर पार्किंसोनिज्म क्या होता है? पार्किंसोनिज्म इज़ एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर। पार्किंसोनिज्म इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर जहाँ पे हमारा कंट्रोल मसल मूवमेंट पे खो जाता है। तो हाथ कांपने लग जाते हैं, चलने में पैर डगमगाने लग जाते हैं, है ना, बुढ़ापे में देखने को मिलता है। तो पार्किंसनिज्म बोलता है। अल्जाइमर में इट इज़ करेक्टराइज बाई लॉस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? डोपामिन और सीरोटोनिन, ठीक है। तो डोपामिन और सीरोटोनिन के इम्बैलेंस की वजह से आपका अल्जाइमर डिजीज़ होता है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनके इम्बैलेंस से अल्जाइमर्स डिजीज़ होता है। फिर मेनिंजाइटिस क्या होता है? आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक। और मेनिंजिस का इन्फ्लामेशन मेनिंजाइटिस होता है, इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस इनकी वजह से होता है। अब हम सेंसरी ऑर्गन्स की बात करते हैं। तो जब हमारा जो सब पहला सेंसरी ऑर्गन आता है आई आता है। आई इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन दैट वर्क्स लाइक कैमरा लेंस टू प्रोजेक्ट इमेजेस ऑन टू रेटिना, ठीक है। लाइट एंटर करती है हमारी कॉर्निया से, रेटिना पे इमेज बनती है, फिर वो इमेज रेटिना से ब्रेन तक इस सिग्नल्स पहुंचते हैं, फिर ब्रेन इसको प्रोसेस करता है, फिर हम लोग को चीज़ें दिखाई देती हैं, समझ में आती हैं। कॉर्निया इज़ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आई दैट एक्ट्स एज ए प्राइमरी लेंस। कॉर्निया के 4 लेयर होते हैं और जो यूनिक फीचर है कॉर्निया हैज़ नो ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो उसको ऑक्सीजन और खाना कहाँ से जाता है? तो वो जाता है डिफ्यूजन से। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि कॉर्निया की कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए कॉर्निया अगर डैमेज हो जाता है तो फिर वो हील नहीं हो पाता है, ठीक। ओपेसिटीज़ हो जाती हैं, वहाँ से फिर आपको धुंधला दिखने लगता है अगर डैमेज हो गया तो, ठीक। ऑर्गन डोनेशन होता है, उसमें कॉर्निया लोग डोनेट करते हैं। तो जो डोनेटेड कॉर्निया है आपका, उसको 6 से 8 घंटे में आपको डेथ के बाद निकाल लेना है। जैसे किसी पेशेंट की डेथ हुई तो आपको फ़ोन आ गया कि हाँ पेशेंट की फ़लाना की डेथ हुई है तो इनकी कॉर्निया निकाल लीजिए। तो आपको 6 से 8 घंटे के अंदर वो प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, ठीक। एक एस्टिग्मेटिज्म टर्म होता है, इसमें क्या होता है कि कॉर्निया ना इरेगुलर हो जाती है, तो लाइट एड़े तिरछा होके आपकी रेटिना फॉल करती है, ठीक है। तो उसको आपका एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। इसमें कॉर्निया की सरफेस का इशू होता है, जो सरफेस होता है कॉर्निया वो टेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है, सही से रेटिना पे फॉल नहीं करती है। अब स्पेशलाइज्ड लेयर ऑफ आई की बात करते हैं। तो सबसे बाहर जो श्वेत पटल होती है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। इट इज़ आउटर मोस्ट वाइट लेयर, जो काला काला है, काले के बगल में सफ़ेद दिख रहा है, दैट इज़ स्क्लेरा। तो इट इज़ आउटर मोस्ट वाइट लेयर दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्टिव कवर फॉर द आई, है ना। उसमें क्या होता है? कोलेजन प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं,
फिर कोरॉइड होता है, इसको रख ताक पतल बोलते हैं, ये जो मिडल लेयर होता है, ठीक है। इसमें हाई डेंसिटी ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, आँख को नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कोरॉइडल वेसल्स का मेन फंक्शन होता है। प्राइमरी फंक्शन इज टू रिड्यूस द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इनसाइड द आई सो दैट इमेजेस कैन फॉर्म क्लियरली ऑन रेटिना, ठीक है। फिर रेटिना आता है, जो पर्दा होता है, आँख का पर्दा बोलते हैं, पर्दा फट गया, आँख का पर्दा गिर गया, पर्दा ये हो गया वो हो गया, तो रेटिना इट इज़ इनर मोस्ट न्यूरल लेयर वेयर इमेजेस इज एक्चुअली प्रोजेक्टेड। इसमें दो तरह के फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, कोन्स होते हैं एंड रॉड्स होते हैं, ठीक। कोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, है ना, करते हैं, ठीक है। डार्क लाइट है कि नहीं है, इसके लिए दे आर एक्टिव इन डार्क और लो लाइट, मतलब अंधेरे में भी हम लोग चीज़ें देख पाते हैं क्योंकि रॉड्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक। उस वो किस पिगमेंट से बना होता है, तो उसमें रोडोप्सिन पिगमेंट होता है रॉड्स में, ठीक। और यही कोन्स जो होते हैं वो डे लाइट में कलर विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। मेनली 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। उन्हीं के मिक्सचर, उन्हीं के ब्लेंडिंग से बाकी सारे कलर्स हमको परसीव होते हैं, ठीक। कोन्स की डिजीज़ होगी तो हमें कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। और जो विटामिन ए डिजीज़ है जो कि रॉड्स को अफेक्ट करती है, रोडोप्सिन पिगमेंट को, तो हमें फिर नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रात को नहीं दिखता है, ठीक। बायोलॉजिकल फैक्ट इसमें देखते हैं तो डॉग्स हैव वेरी वीक कोन सेल्स, मीनिंग दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश कलर्स वेल, मतलब कलर्स उतने अच्छे से नहीं दिखते हैं। लेकिन और चिकन्स क्या होता है, चिकन लैक्स रॉड सेल्स विच इज़ वाई दे कैन नॉट सी इन डार्क एंड स्लीप इमीडिएटली आफ्टर सनसेट, ठीक है। तो चिकन्स में रॉड सेल्स नहीं होते हैं तो अंधेरे में देख नहीं पाते, इसलिए जैसे ही अंधेरा होता है तुरंत सो जाती हैं, ठीक है। ये हमने एस्टिग्मेटिज्म बताया कि कॉर्निया बिकम्स इरेगुलर, उसकी वजह से जो लाइट फॉल करती है वो एड़े टेढ़े से फॉल कर रही है, सीधे नहीं फॉल कर रही है, ठीक है। स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर होती है, कोरॉइड मिडल लेयर होती है, इट नरिशेस आई, ठीक है। रॉड सेल्स डार्क में देखने में मदद करते हैं, बाकी जो कोन्स होते हैं वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब येलो स्पॉट क्या होता है, जिसको मैक्यूला ल्यूटिया बोलते हैं, ये रेटिना पे एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव कोन सेल्स होते हैं और वहाँ पे शार्पेस्ट और क्लियरेस्ट इमेज वहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की, तो मैक्यूला पे आपकी शार्पेस्ट इमेज बनती है, शार्पेस्ट एंड क्लियरेस्ट इमेज। फिर उसी में एक ब्लाइंड स्पॉट आता है जहाँ पे ऑप्टिक नर्व आई से एग्जिट करती है ना। अरे ये जो ऑप्टिक नर्व है ये आई से यहाँ से निकलती है, तो अगर लाइट यहाँ पे फॉल होगी तो वो ब्लाइंड स्पॉट में आ जाती है, वो उस समय वो चीज़ दिखेगी नहीं अगर वहाँ पे रखी रहेगी तो ब्लाइंड स्पॉट में। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड हेयर। आइरिस क्या होता है, आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ पिपल। आइरिस एक मसल होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, रिलैक्स होती है। कॉन्ट्रैक्ट होती है तो पिपल का साइज़ छोटा हो जाता है, और पिपल का साइज़ छोटा होगा तो लाइट अंदर कम आएगी। जैसे हम लोग धूप में जाते हैं तो आइरिस कॉन्ट्रैक्ट करती है, ओपनिंग कम कर देती है पिपल का, ताकि लाइट कम अंदर आए और आंखों को नुकसान कम हो, ठीक है। मेलानिन इन आइरिस डिटरमाइंस आई कलर। हेटेरोक्रोमिया मतलब अलग अलग, अगर तुम्हारे आँखों का कलर है, इधर आइरिस का कलर कुछ और है, इधर आइरिस का कलर कुछ और है, इधर ग्रीन है, इधर ब्लू है, तो डैट इज़ हेटेरोक्रोमिया। लेंस की बात करते हैं तो लेंस इज ए फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर डेट बेंड्स लाइट टू फोकस इमेज ऑन रेटिना, ठीक। ये हो गया जो वाइट दिख रहा है, ये लेंस हो गया। तो लाइट आती है, लेंस स्कैटर करके फिर इमेज बनता है रेटिना पे। सबसे पहले कॉर्निया आता है, फिर ये आइरिस है, और आइरिस के बीच का ये स्पेस हो गया ये, तो आइरिस के बीच का ये स्पेस हो गया, तो इतने ही स्पेस से लाइट अंदर आएगी, फिर लाइट लेंस फॉल करेगी, और लेंस फॉल करने के बाद पीछे रेटिना बजा के इमेज बना देगी। सिलेरी मसल्स दे होल्ड लेंस इन इट्स प्लेस, ठीक है, दे होल्ड लेंस इन इट्स प्लेस, इसको याद रखना है। अब दो तरह के आई फ्लूइड्स होते हैं,
एक्वस ह्यूमर है, विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? वाटरी फ्लूइड होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। एक्वस ह्यूमर कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जो ये कॉर्निया है और लेंस है, इसके बीच में जो होता है वो एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। इसके बीच में जो होता है वो एक्वस ह्यूमर होता है। और विट्रस ह्यूमर, ये इस स्पेस में जो फ्लूइड होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है। ठीक, लैक्राइमल ग्लैंड होता है जो कि टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये इट बिकम्स एक्टिव इन इन्फेंट अबाउट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने के बाद लगभग एक्टिव होता है। तो 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद बच्चा रोना शुरू करता है, और रोता तो है लेकिन उसकी आंसू नहीं आते हैं। ठीक, टैपेटम ल्यूसिडम और रिफ्लेक्टिव प्रोटेक्टिव लेयर इन आई ऑफ मैनी नॉक्टर्नल कार्निवोर्स कॉजिंग आई टू ग्लो एट नाइट। रात में सड़क पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं बिल्ली की आँखें चमकती है। क्यों चमकती हैं? बिकॉज ऑफ दिस टैपेटम ल्यूसिडम। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन ईयर के बारे में। तो ह्यूमन ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। ठीक है, उसके बारे में आउटर ईयर, इनर ईयर एंड मिडल ईयर। जो आउटर ईयर होता है, जिसको पिन्ना बोलते हैं हम लोग, जो कि विजिबल पार्ट होता है, जो बाहर कान दिख रहा है ना, ये पिन्ना बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद उसके अंदर ईयर कैनाल होता है। उसके बाद जो कान का पर्दा होता है उसको हम टिम्पेनम बोलते हैं, जो कि ध्वनि की वजह से कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, और उसी की वजह से जो वाइब्रेशन के रिस्पॉन्स में वो बाहर की आवाज़ अंदर ट्रांसमिट होती है। तो ये पूरा आउटर ईयर का पार्ट बनाता है। ठीक है, आउटर ईयर में क्या क्या आ गया? पिन्ना आ गया, ईयर कैनाल आ गया, और ये छोटा सा टिम्पेनम आ गया। फिर मिडल ईयर की बात करते हैं। तो मिडल ईयर में 3 मेन बोन होते हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपिज। MIS, पहले मेलियस आता है, फिर इनकस आता है, फिर स्टेपिज आता है। ठीक, इनका काम क्या होता है मिडल ईयर का? कि ऑसिकल मैग्नीफिकेशन में काम करता है। साउंड का जो भी एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिसीव हुआ, उस एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक, एम्पलीफाई करके उसको ज़्यादा बड़ा साउंड बना के हमारे इनर ईयर को फिर ट्रांसमिट करते हैं। और इनर ईयर में क्या क्या होता है? कॉक्लिया होती है, ये इनर ईयर बनाती है। ठीक, इनर ईयर में कॉक्लिया होता है, उसके अंदर वेस्टिबुल्स होते हैं। तो कॉक्लिया में आपका हियरिंग ऑर्गन होता है। तो कॉक्लिया में आपका जो मेन हियरिंग ऑर्गन होता है वो कॉक्लिया में होता है, प्राइमरी ऑर्गन फॉर हियरिंग, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू ब्रेन। और जो वेस्टिबल्स होते हैं, वेस्टिबल किसका काम करते हैं? ये बैलेंसिंग काम करते हैं। दे आर प्राइमरी ऑर्गन फॉर बैलेंसिंग। ठीक है, इसलिए कोई भी वेस्टिबल्स में दिक्कत होगी तो हमें डिजीनेस होगा, वर्टाइगो होगा, चक्कर वक्कर आने लगता है। तो ये मोटा मोटी कान हो गया। वेस्टिबुलर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी बैलेंस, इशूज हियर कैन लीड टू डिजीनेस एंड वर्टाइगो। अब अगले सिस्टम की बात करते हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्लैंड्स दैट ब्रेक फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स। जो प्राइमरी पाथवे होता है, ओरल कैविटी, मुंह में आया, फिर फेरिंग्स में, फिर गया, फिर इसोफेगस में आया, फिर हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ठीक, और एसोसिएटेड ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? लीवर होते हैं, पैंक्रियाज होता है, स्प्लीन होता है। प्रोसेस इज जनरली डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक, तो एलिमेंट्री कैनाल में जो माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, ठीक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस वगैरह ये सब आते हैं। ठीक, जो टंग होता है, टंग में जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट को पहचानता है। ठीक, जो साइड वाला पार्ट होता है वो सॉल्टी सेंसेशन के लिए होता है। जो पीछे की तरफ पार्ट होता है वो खट्टा सेंसेशन के लिए होता है, और जो कड़वा होता है वो बेस और बैक पे होता है। ठीक, जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसमें हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, HCl होता है ना। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होती है उसमें HCl एसिड होता है। वो क्या काम करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक, और गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है जो कि फैट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। काइम होता है जो सेमी सॉलिड खाना, पार्शियल डाइजेस्टेड खाना जो
पेट से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम की तरफ जाता है, स्टमक से ड्यूडेनम की तरफ जाता है, उसको काइम बोलते हैं। पेट में जो भी आधा पचा हुआ खाना है वो ड्यूडेनम की तरफ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, तो उसको हम लोग काइम बोलते हैं। लिवर का काम क्या होता है कि इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस फैट के ब्रेकडाउन के लिए, ठीक है। ये जो गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, बाइल को स्टोर करने का काम करता है, बाइल को कंसंट्रेट करने का काम करता है, ठीक। बिलिरुबिन एक्सेस अगर हो गया तो जॉन्डिस हो जाता है, तो येलो येलो हम लोग पूरे पड़ जाते हैं, ठीक है। तो पेनक्रियाज इज़ अ मिक्स ग्लैंड, ये याद रखना है कि पेनक्रियाज में बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन एक्टिविटी दोनों होती है। तो एक क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पेनक्रियाज एक्सोक्राइन है कि पेनक्रियाज एंडोक्राइन है। तो पेनक्रियाज हैज़ बोथ फंक्शन। एक्सोक्राइन में वो डाइजेस्टिव जूस निकालता है ना, लाइपेज अमाइलेज ट्रिप्सिन, और एंडोक्राइन में आपका इंसुलिन निकालता है, ग्लूकागॉन निकालता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को मॉड्यूलेट करता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन होता है आपका न्यूट्रिएंट्स का, जो विलाई प्रेजेंट होते हैं। विलाई क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। फिर लार्ज इंटेस्टाइन मेनली वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। दांत की बात करते हैं तो ह्यूमन टीथ आर स्पेशलाइज्ड फॉर मैकेनिकल डाइजेशन एंड फॉलो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल पैटर्न। डाइफाइडेंट, हम लोग एनिमल्स जो ह्यूमंस होते हैं हम लोग डाइफाइडेंट होते हैं, मतलब हम लोग का बचपन में जो होती है वो कच्ची दूध के दांत बोले जाते हैं ना, और परमानेंट टीथ होते हैं। जब दूध के दांत गिर जाते हैं तो फिर दोबारा हमारे परमानेंट टीथ जमते हैं, ठीक है। इसलिए 2 सेट ऑफ टूथ हमारे पास होते हैं, इसलिए हम उनको डाइफाइडेंट बोलते हैं। मिल्क टीथ क्या होता है कि 20 टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं और परमानेंट टीथ 32 होते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिल्क टीथ का नंबर कितना होता है बेबी में, तो मैक्सिमम 20 टीथ्स होते हैं। जो बीच वाले होते हैं उनको इंसिजर्स बोलते हैं, फूड को कट करने का काम करते हैं। जो साइड में नुकीले होते हैं ना, ये फाड़ने का काम करते हैं, इनको कैनाइन्स बोलते हैं। और कैनाइन्स के पीछे प्री मोलर्स होते हैं और प्री मोलर्स के पीछे मोलर्स होते हैं, जो कि सबसे बड़े और पीछे वाले मोटे दांत होते हैं। थर्ड मोलर को विजडम टूथ बोला जाता है, इसको याद रखना, विच टूथ इज़ कॉल्ड विजडम टूथ, तो थर्ड मोलर इज़ कॉल्ड विजडम टूथ। अब दांत में स्ट्रक्चर, तो सबसे ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी है वो होता है आपका इनेमल। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनेमल विच इज़ द आउटर मोस्ट वाइट लेयर ऑफ टूथ, इट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इनेमल के बाद इनेमल हो गया, उसके बाद आता है डेंटिन आता है, सेकेंड लेयर होता है जो कि येलो कलर का होता है। उसके बाद पल्प आता है जिसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, और नर्व्स होती हैं जो कि पेन की सेंसेशन लेके जाती हैं, ठीक। और फिर सीमेंटम होता है जो कि टूथ को मसूड़ों से जोड़ के रखता है, तो वो सीमेंटम होता है। टंग और टेस्ट बड की बात करते हैं तो टिप से स्वीट होता है, फ्रंट और साइड से सॉल्टी, बैक साइड से सार और बेस से बिटर, ठीक। जो उमामी है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उमामी इज़ ए 5th टेस्ट, ठीक है। इसको अजीनोमोटो में पाया जाता है, तो उमामी 5th टेस्ट इज़ उमामी। सेलेवरी ग्लैंड, उसके सिक्रेशन की बात करते हैं तो 3 मेनली जो मेन सेलेवरी ग्लैंड्स हैं वो हमारे 3 होते हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। जो ये पैरोटिड ग्लैंड है, इट इज़ द लार्जेस्ट पेयर, ठीक है, यहाँ साइड में होता है, तो लोकेटेड नियर ईयर्स, और इन्फेक्शन हेयर फ्रॉम वायरस उसको बोलते हैं मम्प्स। तो मम्प्स में कौन से सेलेवरी ग्लैंड मेनली इफेक्ट होता है, तो पैरोटिड होता है। फिर हम सबलिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं तो ये जीभ के नीचे, अंदर की तरफ जीभ के नीचे होता है सबलिंगुअल, लिंगुअल मतलब टंग और सब मतलब नीचे, ऐसे सब मैंडिबुलर, तो ये नीचे जबड़े के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक। म्यूकस, सलाइवा में क्या क्या होता है, तो सलाइवा में म्यूकस होता है, सलाइवा में टाइलिन होता है, सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, सलाइवा में बाइकार्बोनेट होता है। म्यूकस क्या करता है, थूक में जो म्यूकस होता है फूड को स्लिपरी बनाता है ताकि वो इजीली से निगला जा सके। जो टाइलिन होता है फूड में, माउथ में, सलाइवा में,
वो सेलुलरली एमाइलेज होता है, वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। फिर लाइजोजाइम आता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको किल करता है। और जो बाइकार्बोनेट है वो जो मुंह का pH 6.8 से 7.2 के बीच में बनाए रखता है। जो स्टमक है, स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पूछा जाएगा विच इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो स्टमक में खाना कितने घंटे के लिए रहता है, तो 3 से 4 घंटे के लिए रहता है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोराइड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज होता है। ठीक, काइम मैंने बताया था इट इज़ सेमी सॉलिड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मास दैट लीव्स द स्टमक एंड एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। लीवर मैंने बताया था, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। बाइल जूस निकलता है और पिगमेंट्स निकलते हैं। कौन कौन से पिगमेंट्स निकलते हैं, तो बिलीरुबिन निकलते हैं और बिलीवर्डिन निकलते हैं। बिलीरुबिन इज़ येलो, बिलीवर्डिन इज़ ग्रीन। हमारे ब्लड में बिलीरुबिन बढ़ेगा तो हमें जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक, यूरोक्रोम होता है, यूरोक्रोम इज़ पिगमेंट डिराइव्ड फ्रॉम बाइल, जो कि यूरिन को उसका कलर प्रोवाइड करती है। ठीक, हेपेरिन का प्रोडक्शन कौन करता है, तो ये लीवर ही करती है। सिंथेसिस हेपेरिन एन एंटीकोगुलेंट दैट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड वेसल्स। ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट का काम करती है लीवर। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसको स्टोरेज से काम करती है। फिर डिटॉक्सिफिकेशन, तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे बॉडी में सारे पॉइजन्स का और ड्रग्स का कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यूरिया फॉर्मेशन में काम आता है लीवर का। कौन सी साइकिल यूरिया बनाती है, तो ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूरिया साइकिल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है, ऑर्निथिन साइकिल। फिर पेनक्रियाज मैंने बताया था कि पेनक्रियाज जैसे मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पार्ट होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट में अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल। अल्फा सेल से आपका निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा सेल ऑफ से निकलता है इंसुलिन और गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। ये याद रखना है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होता है डोडनम से। ठीक है, डोडनम आपका 20 से 30 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। फिर जेजुनम होता है, जेजुनम आपका 110 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। और जो आपका इलियम होता है वो 150 टू 160 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होता है सीकम से। ठीक है, अपेंडिक्स अटैच हुआ होता है सीकम से। ठीक है, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। उसके बाद कोलन आता है, उसके बाद रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद फिर एनस आ जाता है। ठीक, तो ये मोटा मोटा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हो गया। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटर सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम, तो हमारे जो वेस्ट सोर्सेज होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, फैट से निकलते हैं CO2 और H2O, और प्रोटीन से निकलता है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जो रोज़ का हमारा डेली यूरिन आउटपुट होता है वो 20 टू 30 ग्राम यूरिया निकालता है रोज़। तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया की फॉर्म में निकलती है। जो बर्ड्स होते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालते हैं। जो फिशेज़ होती हैं वो अमोनिया की फॉर्म में निकालती हैं। तो सबसे ज़्यादा पानी की किसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो अमोनिया को होती है निकालने के लिए। सबसे कम किसको पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यूरिक एसिड को, जो कि बर्ड्स, ठीक है, यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से निकालते हैं। इन्होंने इसमें किडनी की एनाटॉमी बना रखी है। ठीक है, ये आपके मेडुला होते हैं, रीनल मेडुला, जो कि कवर होते हैं बाउमन्स कैप्सूल से। और उसके बीच में जो ये स्पेसेस हैं ये कॉर्टेक्स होती हैं। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स है। ठीक, उसके बाद फिर ये रीनल वेन है, ये आर्टरी है, ये रीनल पेल्विस हो गया, जो येलो येलो दिख रहा है ये रीनल पेल्विस है। जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का वो नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अमोनिया फिश और टेडपोल निकालते हैं। ठीक है, इसमें वास्ट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। फिर यूरिया निकालते हैं हम लोग, ह्यूमंस, मैमल्स। यूरिक एसिड निकालते हैं, इसमें पानी की नीड नहीं होती है। ठीक,
जो गुआनोटेलिक होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, ये याद रखने हैं। स्किन से भी निकलता है, वाटर और सॉल्ट्स के फॉर्म में बॉडी एक्सक्रीशन करती है। लंग से CO2 एक्सक्रीट करती है, लीवर से अमोनिया एक्सक्रीट करती है, किडनी से ठीक है ब्लड को फिल्टर करती है। एनाटॉमी ऑफ किडनी देखा था, ह्यूमन से 1 पेयर ऑफ किडनी, जिसमें कि आपके 1.2 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। फिल्टर फ्लूइड कलेक्ट करता है। जो हार्मोनल कंट्रोल होता है यूरिन फॉर्मेशन और रेगुलेशन का, तो ADH निकलता है। ADH कब निकलता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कब निकलेगा? जब हमें पानी की ज़रूरत होगी, जब प्यास लगेगा तो ADH निकलता है। फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस, अगर ADH की डिफिशिएंसी हो गई तो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो क्या होता है इसमें? पानी का दोबारा से बॉडी में एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से पानी यूरिन में ज़्यादा निकलने लगता है, तो बार बार आदमी पेशाब जाता है। ठीक है। एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन निकलता है आपका एड्रिनल ग्लैंड से। कंपोजिशन एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन, यूरिन की में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो 95 to 96% आपका इसमें पानी ही होता है। 1.9 से 2% के आसपास यूरिया होता है, और 1.3% बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐसे होते हैं। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो यूरेमिया, हाई कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, डायलिसिस की ज़रूरत होती है। फिर कीटोन यूरिया, पेशाब में कीटोन बॉडीज़ निकल रही हैं, क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग फास्टिंग किया है। फिर गाउट, यूरिक एसिड सैनोवियल मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो गया, तो हिमैचुरिया, फिर किडनी स्टोन्स। ठीक, तो यहीं पे फिर अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम की।